दोस्तों, जिस सर्कस को आप लोग देख रहे हैं उस सर्कस के आप केवल दर्शक हैं। उस सर्कस में चल क्या रहा है हमें पता नहीं है। रिसेंटली यूएस और ईरान के बीच में जो डील हुई है स्विट्जरलैंड के अंदर, उस डील के अंदर जो तमाम बातें हुई हैं उसको लेकर आज इजराइल असहमत है। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि आखिरकार यूएस ने हमारे बिहाफ पर डील कैसे कर ली। और आज इजराइल के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि इजराइल यूएस का पपेट है और जैसा यूएसए कहता है वैसा ही इजराइल करता है। अब ये जो डील यहां पर हुई है यूएस और ईरान के बीच में जो डील हुई है, क्या वाकई में वो अब लंबे समय तक चल पाएगी? क्योंकि अब एक कमेटी, हाई लेवल की कमेटी बनाई गई है जो कि अब इन समझौतों को एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन समस्या कहां पर है? समस्या यहां पर भी है। समस्या यह है जनाब कि आप किसी भी चैलेंज को कंप्लीट तो करना चाहते हैं, या कोई एडिक्शन हुआ उसको अपनी जिंदगी से रफा दफा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो हटता नहीं है। कोशिश बहुत होती है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग चाहे एडिक्शन को क्विट कीजिए या फिर अपनी सक्सेस को आप पाना चाहते हैं तो 50 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिए। एडवांस कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। ओके, अभी लाइव चल रहा है ये पूरा का पूरा चैलेंज। डेली मैं लाइव क्लास लेता हूं। देखिए, सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली में क्या है, 7 अक्टूबर 2023 को जब नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर हमास के लड़ाकों ने अटैक किया था, तब से लेकर आज तक नेतन्याहू जो हैं वो इस बात को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं कि आखिरकार वो अपनी कुर्सी पर बने रहें। पॉलिटिकल बहुत ज्यादा कोलैप्स और साथ ही में डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिला था इजराइल के अंदर, और बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन भी किया था कि हमास ने जिन लोगों को किडनैप किया है, इजरायली नागरिकों को, उनको आखिरकार छुड़ाया क्यों नहीं जा रहा है। इसके बाद में फिर गाजा पीस प्लान आता है और गाजा पीस प्लान के तहत एक बोर्ड बनाया जाता है और वो बोर्ड आज इजराइल के थ्रू गाजा के अंदर काम कर रहा है और वो हमास को पूरी तरीके से सफाया करने को लगा हुआ है। अब बात यह है कि क्या गाजा के हालात सुधर पाए? नहीं, केवल और केवल टारगेट यह है कि किसी भी तरीके से हम लोग हमास को सफाया कर सके, गाजा को अपनी हालात पर छोड़ दिया जाए। अब इजराइल के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि इजराइल यूएसए का पपेट है, जैसा अमेरिका कहता है वैसा ही इजराइल करता है, और इजराइल का निर्माण ही केवल इस बात के लिए किया गया है कि कल को अगर गल्फ कंट्रीज के अंदर या अरेबियन देशों के ऊपर कोई एग्रेशन जाहिर करना हो तो हम लोग इजराइल की मदद ले सकें। लेकिन बेंजामिन ने यह बात साबित कर दी है और सबके सामने यह कहा कि हम यूएसए के द्वारा चलने वाले देश नहीं हैं, क्योंकि हमने अपनी जगह अलग से बनाई है 1967 के अंदर। ये जो समिट आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, बेंजामिन ने यरूशलेम के अंदर एक समिट के अंदर यह कहा कि लोगों को यह भ्रांति होगी, यह भ्रम होगा कि हम लोग यूएसए के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेबनान के अंदर हम जब तक चाहेंगे तब तक वहां पर अटैक करेंगे, और जब तक हमको लगेगा कि हिजबुल्ला वहां से सफाया नहीं हुआ है, चाहे यूएसए और ईरान कितनी भी डील साइन क्यों ना कर ले हमें लेकर कि लेबनान के ऊपर सीज फायर किया जाएगा, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे तब जब तक कि हिजबुल्ला को वहां से रिमूव ना कर दें। और ये हिजबुल्ला क्या है? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक कंसेप्ट आता है जिसमें ईरान के बहुत सारे मिलिट्री ग्रुप्स बनाए गए, जैसे लेबनान के अंदर हिजबुल्ला हुआ, यमन के अंदर हुतीस हुआ और गाजा के ऊपर हमास हुआ। इनको बनाया ही इसलिए गया था ताकि इजराइल को कंट्रोल कर सके, क्योंकि इजराइल के थ्रू अमेरिका एक्सेस कर पाता है अरेबियन कंट्रीज के अंदर, वो एक्सेस ना हो पाए, इसलिए इजराइल को कंट्रोल करने के लिए ये सारे जो ग्रुप्स हैं उनको बनाया गया। और इसमें ईरान की जो IRGC है, रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है, वो हेल्प करती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरनेशनली इन सभी ग्रुप्स को, और हथियार, वेपन्स वगैरह सब कुछ सप्लाई करती है। और एक एश्योरेंस दिया जाता है ईरान के द्वारा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, कल को आपको सिक्योरिटी एश्योरेंस भी हम आपको देते हैं। अब इसमें लेबनान के ऊपर जैसे ही अटैक करता है इजराइल, तो लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला है वो आता है ईरान के पास में, कहता है कि इजराइल रुक नहीं रहा है,
भले ही आप डील कर रहे हैं अमेरिका के साथ में, लेकिन आपने ये शर्त रखी थी कि हम सीज फायर को साइन करेंगे इजराइल के साथ में, और इजराइल अटैक नहीं करेगा लेबनान के ऊपर, लेकिन वो तो अभी भी अटैक कर रहा है। इसलिए ये अब लग रहा है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है, और यूएस और ईरान के बीच में जो भी डील्स हुई हैं उनको फाइनलाइज होने के अंदर इजराइल एक बहुत बड़ा रोड़ा अटका हुआ है। अब ये जो गले की हड्डी है, अमेरिका इसको कैसे निकाल सकता है? अमेरिका के पास में सबसे बड़ा जो वेपन है, खैर वो डिफेंस तो है ही, लेकिन आज सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्योंकि जो यहूदीज हैं वो अमेरिकन शेयर मार्केट के अंदर अपनी जड़ें इस तरीके से जमा चुके हैं कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा योगदान आज इजरायली सिटीजन्स का है, यहूदीज का है। एक बुलावे पर सभी यहूदीज इजराइल के अंदर आ सकते हैं और इजराइल के लिए वो खड़ा हो सकते हैं, चाहे फिर अमेरिका ही उनको क्यों ना छोड़ना पड़े, चाहे अमेरिका का शेयर मार्केट ही क्यों ना डाउनफॉल पर चला जाए, लेकिन वो अपनी राष्ट्रभक्ति जरूर दिखाएंगे। और आज इजराइल का अस्तित्व केवल इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर नेशनलिज्म है। अगर नेशनलिज्म नहीं होता तो आज इजराइल ना रहता, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता। और उसकी एक प्रूफ जो है 1967 के 6 डे वॉर के अंदर उसने ऑलरेडी दे दिया है कि हम लोग चाहे छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन हम लोग बड़े बड़े देशों को हरा सकते हैं। और उस समय उसने कई अरेबियन कंट्रीज को हरा दिया था, कई अरेबियन कंट्रीज को जो है वो हरा दिया था। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हम जिस तरीके से अभी लेबनान के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी मिलिट्री वहां पर पहुंच चुकी है और हम वहां से बैकफुट पर नहीं आ सकते हैं। ओके, तो ये तो है बेंजामिन का। अब ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, ये व्यक्ति इजराइल के ही हैं और इजराइल के जो रक्षा यानी कि सिक्योरिटी के अंदर जो होते हैं, हेड हैं, चीफ हैं सिक्योरिटी के अंदर, इन्होंने रिसेंटली विजिट किया सऊदी अरेबिया को। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही खबर मिली कि ईरान जो है इनके ऊपर अटैक कर सकता है, तो वैसे ही वहां से क्या किया, क्विट किया, भागे वहां से कि बोला यार मरे यहां से। तो ईरान अब रुकने वाला नहीं है। ईरान जो है वो इनको मारने के लिए भी अपने इंटेलिजेंस को उसने एक्टिव कर दिया था। जैसे खबर पहुंची वापस अपने देश के अंदर जा टिके, है ना, वहां के सिक्योरिटी चीफ हैं ये जेडी वैंस, जिन्होंने 19 जून 2026 को स्विट्जरलैंड के अंदर जो वार्ता हुई उसका प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंट उसको किया, और इन्हीं की अध्यक्षता के अंदर ये सारी डील करवाई गई। और 60 दिन का समय ले लिया गया कि अगले 60 दिन के अंदर हम तमाम शर्तों को एग्जीक्यूट कर देंगे, साथ ही के अंदर 30 दिनों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ओपन कर देंगे। सारी शर्तें रखी और इसके अलावा एक हाई लेवल कमेटी का भी गठन कर दिया गया कि उस कमेटी की जिम्मेदारी यह रहेगी कि वो यूएस और ईरान के बीच में जो डील साइन हुई है उसको एग्जीक्यूट कर दे। शहबाज शरीफ, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर खड़े हैं, बेचारा बड़ा भोला है ना, थोड़ा सा भोला है, थोड़ा सा भोलापन जो है वो चेहरे पर झलक रहा है। शहबाज शरीफ को यह लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ में है और पाकिस्तान ने ही डील करवाई है आज यूएस और ईरान के बीच में, इसीलिए वो हर जगह पे जो है पिछलग्गू लगा हुआ है। जैसे जब शादी होती है तो दो पक्ष होते हैं, वर और वधू, उसके अंदर एक मीडिएटर और होता है जिसने ये शादी संबंध करवाया है। उस पूरी शादी के अंदर वो शहंशाह की तरह घूमता है कि अगर मैं ना होता तो ये शादी ना होती। वैसे ही पाकिस्तान के साथ में भी है कि पाकिस्तान ये समझता है कि मैं ना अगर ना होता तो फिर ये जो एक एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन यूएसए एंड ईरान वो नहीं हो पाता। लेकिन ये पता नहीं है कि यूएसए ने जो चाल चली है वो बड़ी जबरदस्त है और जो $300 बिलियन का खामियाजा जो पैसा चुकाना है ईरान को, वो भी अरेबियन कंट्री से ही निकाल के चुका दिया जाएगा। इसमें पैसा अमेरिका देने वाला नहीं है। अगर आपको गलतफहमी होगी कि अमेरिका पैसा देगा, अमेरिका कभी पैसा नहीं देगा और वो पैसों के साथ में कभी समझौता भी नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ यूएसए इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री। वो पूंजीवादी देश है, वो हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करता है। उसको जहां प्रॉफिट मिलेगा, जिधर प्रॉफिट मिलेगा, जितना प्रॉफिट मिलेगा वो बुक करेगा, चाहे किसी भी देश के अंदर नागरिकों की जान क्यों ना चली जाए। यूक्रेन के अंदर जा रही है, परवाह नहीं है। इजराइल के लोग मर रहे हैं, परवाह नहीं है। लेकिन उसको यह मतलब है कि मेरे देश ने पैसा कमाया कि नहीं कमाया। शहबाज शरीफ
की मुलाकात अरागची के ईरान के साथ में भी होती है, अरागची के साथ में, और कहते कि देखो हमने डील जो है वो साइन करवा दी है, तुम खुश हो? ईरान कहता है कि भाई तुम नहीं हो यहां पर, तुम तो अमेरिका के पपेट हो, यूएसए के पपेट हो। ये तो कतर बीच में आ गया और कतर के मीडियन से ही ये आज बातचीत संभव हो पाई है। अकेला अगर पाकिस्तान होता तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। कतर ने कहा कि हम बात करते हैं आईआरजीसी के साथ में, है ना, रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है इसके साथ में हम बातचीत करते हैं, फिर जो है हम क्या करेंगे, इस डील को कंफर्म करेंगे। ठीक है। और बात यह भी है कि ये जो व्यक्ति है आसिम मुनीर, ये पीछा ही नहीं छोड़ता है, हर जगह जाता है शहबाज शरीफ के साथ में। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नवाज शरीफ के बाद में अब एक मिलिट्री हेड जो कि अब एक पॉलिटिकल हेड बनने के लिए जा रहा है, वो आसिम मुनीर से बेहतर कोई और नहीं है। और यूएसए इसको वहां पर सिंहासन पर बैठा कर रहेगा, मेरी बात याद रखना। आज नहीं तो कल अमेरिका इस व्यक्ति को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना देगा। जैसे आप देखिए बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, जब बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना ने बात मानने से इनकार किया तो अमेरिका ने अपने ही एक नुमाइंदे को वहां पर प्रधानमंत्री बना दिया। खैर अब तो वो हट चुके हैं, लेकिन अब जो है आसिम मुनीर वो पाकिस्तान की कुर्सी पर शरीफ जो है वो रख सकते हैं। ओके, तो ये बात है। तो ये जो डील है इसके लिए आगे पॉसिबिलिटीज क्या हैं? पॉसिबिलिटीज ये है कि जब तक इजराइल अपने हमले नहीं रोकेगा लेबनान के ऊपर, तब तक ये डील फाइनलाइज नहीं होगी और हो सकता है कि वापस से ये युद्ध यूएसए और ईरान के बीच में छिड़ जाए। भले ही ये एग्रीमेंट हो चुका हो, 14 पॉइंट्स इसके अंदर रखे गए हों, 14 इसमें पॉइंट रखे गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर पानी जो है वो इजराइल फेर सकता है अगर उसको थोड़ा सा और उसका दिमाग ठनक गया तो। मतलब सभी लोग कह रहे हैं कि ये तो यूएसए का पपेट है, ये तो यूएसए का कहना मानता है, लेकिन इजराइल कहता है हम नहीं चलते हैं यूएसए के पीछे। ओके, चलिए दोस्तों, 50 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मैं चाहता हूं कि आप इसको ज्वाइन कीजिए। एडवांस कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। इससे पहले हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी कंप्लीट किया था। दीपक इंदौर ऑफिशियल, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।